नमस्कार मित्रों। तो कैसी चल रही है आपकी तैयारी एग्ज़ाम को लेकर? आप सतर्क रहे एग्ज़ाम के प्रति। तो मैं लेकर आ चुका हूँ गणित शिक्षण से रिलेटेड गणित सबके लिए 4th यूनिट और 5th यूनिट पाठ्यचर्या मूल्यांकन से कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लिए सहायक होंगे। मैं निस्वार्थ भाव से आपके लिए वीडियो लेकर आ रहा हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल एनजे मोटिव्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो का अपडेट आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन के रूप में आ जाए। तो दोस्तों चलिए क्लास की तरफ चलते हैं, प्रश्नों की तरफ। बने रहिए हमारे साथ और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर भी करें ज़रूर ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। बढ़िए प्रश्नों की तरफ। तो इकाई 4 से संबंधित और इकाई 5 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का सार लेकर आया हूँ मैं। तो गणित सबके लिए में हम क्या पढ़ते हैं कि गणित सबके लिए हैं। तो जेंडर और गणित शिक्षा, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित वर्ग और गणित शिक्षा, पहली पीढ़ी के विद्यार्थी एवं गणित शिक्षा। तो इस प्रकार बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है गणित सबके लिए में गणित शिक्षण की भूमिका तथा शिक्षक का महत्व। विशेष आवश्यकता वाले दिव्यांगजन बच्चों के लिए गणित शिक्षण, विद्यालय से वंचित बच्चों के संदर्भ में गणित शिक्षण। तो ये इम्पोर्टेंट है आपके गणित सबके लिए टॉपिक। पहला है कि भारत में प्राथमिक शिक्षा में जेंडर समानता इंडेक्स कितना है। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा 0.94 जेंडर समानता इंडेक्स है भारत में। अगला प्रश्न है, भारत में MHRD 2008 के अनुसार माध्यमिक और उच्च शिक्षा में जेंडर समानता इंडेक्स कितना है। तो ये है 0.80 और 0.69। जैसे जैसे उच्च शिक्षा की तरफ बढ़ते जाते हैं लड़कियों की शिक्षा पिछड़ी हुई रह जाती है, अर्थात वो विद्यालय को छोड़ देती है। तो इसमें आपके ऑप्शन से होगा। माध्यमिक स्तर पर जेंडर इंडेक्स में 0.80 है जबकि उच्च शिक्षा में 0.69 है। तो ये हमारे लिए सोचने की बात है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर ओलंपियाड IMO ओलंपियाड में कब से भाग ले रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1989। ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड, इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड में भारत 1989 से भाग ले रहा है। अगला प्रश्न है, भारत में IIT में बीटेक करने वाली और इंजीनियरिंग में प्रवेश लेने वाली लड़कियों का कितना प्रतिशत है। IIT से बीटेक करती है फिर इंजीनियरिंग में प्रवेश लेती है, उन लड़कियों का प्रतिशत है 8। IIT में बीटेक करने वालों का 8%, इंजीनियरिंग में प्रवेश लेने वाली लड़कियों का प्रतिशत 22% बताया गया है। ऑप्शन ए सही उत्तर है इसका। अगला प्रश्न देखिए, SS भटनागर पुरस्कार पाने वाले 55 गणितज्ञों में महिलाओं की कितनी संख्या थी दोस्तों। तो इसमें महिलाओं की 55 में से केवल 2 ही संख्या थी, अर्थात हम कह सकते हैं भारत में उच्च शिक्षा महिलाओं में बहुत अधिक पिछड़ी हुई है। प्राथमिक शिक्षा के लिए सरकार भले ही प्रयास कर रही हो लेकिन बड़े विद्वान गणित के नहीं बन पा रही हैं महिलाओं में। जैसे 55 गणितज्ञों में से 2 ही महिलाओं को SS भटनागर पुरस्कार प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न देखिए, खराब भौतिक स्थितियों वाले स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को सीखने में जो होती है जिसके कारण पढ़ना और पढ़ाना बहुत कठिन हो जाता है, उपरोक्त विचार हैं। यह विचार है स्कोमोज नामक विद्वान का। ऑप्शन से सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न को फिर से पढ़ लीजिएगा दोस्तों कि खराब भौतिक स्थितियों वाले स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के सीखने में जो परेशानी होती है जिसके कारण पढ़ना और पढ़ाना बहुत कठिन हो जाता है, तो ये कथन है स्कोमोज का। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। किस भारतीय महिला गणितज्ञ को मानसिक कैलकुलेटर या लोकप्रिय मानव कंप्यूटर कहा जाता है दोस्तों। तो कौन सी वो भारतीय महिला जिनको मानव कैलकुलेटर या लोकप्रिय मानव कंप्यूटर मानसिक कैलकुलेटर जैसी संज्ञा दी गई, तो वह है शकुंतला देवी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किसने शिक्षा की प्रक्रिया को त्रिमुखी प्रक्रिया बताया है। तो जॉन डीवी हैं जिन्होंने शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया बताया, शिक्षक विद्यार्थी विषय वस्तु। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए जॉन डीवी त्रिमुखी प्रक्रिया बताते हैं। बॉर्डर लाइन बालक की IQ रेंज क्या होती है। बॉर्डर लाइन बालक की IQ रेंज होती है IQ रेंज 70 से 89 तक। ये बॉर्डर रेंज बालक का IQ है। अगला है कि CWSN क्या श्रेणी में किन किन बालकों को सम्मिलित करते हैं।
तो CWSN का फुल फॉर्म है चाइल्ड विथ स्पेशल नीड। क्या है? चाइल्ड विथ स्पेशल नीड, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। तो इसमें असक्षम बच्चे शामिल हैं। कौन से बच्चे? असक्षम बच्चे, मानसिक विमंदित बच्चे, श्रव्य बाधित दृष्टि बाधित बालक, अर्थात ऑप्शन D सही हो जाएगा। CWSN एक्ट के तहत इन बच्चों के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा की जाती हैं जो मानसिक विमंदित हैं या असक्षम हैं या श्रव्य बाधित हैं या दृष्टि बाधित हैं। तो इसमें ऑप्शन D हो जाएगा आपके। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि किस कानून से बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो गया? तो शिक्षा का अधिकार है ना दोस्तों, शिक्षा का अधिकार, जिसके तहत बालकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पाने में सहायता हुई है, जो अधिकार प्राप्त हो गया है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में किस बात पर अधिक जोर दिया गया है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में किस बात पर अधिक जोर दिया गया? तो सबके लिए गणित पर जोर ज़्यादा दिया गया दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए। गणित की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पाने में कौन कौन से कारक निर्णायक भूमिका अदा करते हैं? तो गणित शिक्षण में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पाने के लिए शिक्षार्थी की जाति, जेंडर, क्षेत्र स्थान, ग्रामीण, शहरी, अर्ध शहरी, शहरी, कच्ची बस्ती, आर्थिक बैकग्राउंड, इकोनॉमिकल, अभिभावक की शिक्षा, पेरेंट कितना शिक्षित हैं, शिक्षार्थी की शारीरिक और मानसिक क्षमता आदि सभी कारक मिलजुल कर गणित शिक्षण की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न। भारत में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में जेंडर समानता इंडेक्स बताइए। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना, आप पूछा जा सकता है कि प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, इनमें जेंडर समानता इंडेक्स का क्या प्रतीक हैं, क्या संख्याएं, क्या आंकड़े हैं? तो देखिए प्राथमिक लेवल पर तो ठीक ठाक स्थिति है 0.94। आगे बढ़ते हैं, जैसे ही उच्च प्राथमिक 0.88 आ जाता है, कम हो रहा है। फिर माध्यमिक में तो 0.80 आ जाता है और उच्च शिक्षा में 0.69 आ जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि विद्यालय परित्याग का शिकार लड़कियां ज़्यादा हैं लड़कों की अपेक्षा। प्रारंभिक शिक्षा तो ज़्यादातर लड़कियों को दी जाती है, लेकिन फिर भी वो लड़कों से हर जगह पीछे हैं। अर्थात हमारे समाज के द्वारा ये ऐसी मनोस्थिति बना दी गई जिसके तहत उच्च शिक्षा में लड़कियों को कम स्थान प्राप्त हो रहा है दोस्तों। ये स्थिति हालांकि सुधारने की सरकार प्रयासरत हैं, कोशिश कर रही है, लेकिन इसको समाज और हम सब का योगदान होगा तभी हम इसमें सफलता पा सकते हैं। आगे का प्रश्न है, भारत में लड़कियों के लिए शिक्षा के अवसर सीमित होने के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं? तो इसमें देख लीजिएगा कि कौन कौन से कारण हैं जिनके चलते लड़कियों को शिक्षा के अवसर कम मिलते हैं, वंचित किया जाता है। तो देखिए आसपास का स्कूलों का नहीं होना, ये भी महत्वपूर्ण कारण है। और स्कूलें होती भी हैं तो सुरक्षित यातायात की कमी है, जैसे दूर है स्कूलें तो वहाँ पर सेफ्टी की कमी है यातायात के दौरान, और फिर घरेलू जिम्मेदारियों के चलते विद्यालय परित्याग करना पड़ता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय शिक्षा प्रणाली में गणित में असफलता किस रूप में प्रकट होती है? भारतीय शिक्षा प्रणाली में गणित में असफलता सामाजिक सूचकों के रूप में प्रकट होती है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि गणित शिक्षा में किन किन मिथक अवधारणाओं को तोड़ने की जिम्मेदारी टीचर पर है? कौन कौन सी ऐसी मिथक अवधारणाएं हैं जिन्हें तोड़ने की जिम्मेदारी टीचर पर है? तो देखिए इस प्रश्न का जवाब कि भारतीय शिक्षा में संरचनात्मक समस्याएं वर्ग, जाति, लिंग के आधार पर सामाजिक भेदभाव को दर्शाती हैं और इसमें योगदान भी देती है। प्रचलित सामाजिक प्रवृत्तियां अथवा मान्यताएं जो लड़कियों को गणित की दृष्टि से अयोग्य मानते हैं या जो सदियों से जाति विशेष को औपचारिक अभिकलनीय योग्यताओं से जोड़ती है, इन असफलताओं को और अधिक गहरा करती है। अतः शिक्षक पर उक्त मिथक अवधारणाओं को तोड़ने का प्रयास करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार कई मिथक हैं जिन्हें तोड़ने में टीचर की अहम रोल होता है, टीचर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो टीचर को प्रयास करना चाहिए कि वो समाज में व्याप्त झूठी मिथक अवधारणाओं को तोड़े और महिला शिक्षा को बढ़ावा दे। अगला प्रश्न है, शिक्षक को जेंडर समानता हेतु किस प्रकार की केंद्रीय भूमिका में होना चाहिए? दोस्तों यह प्रश्न आपके बड़े प्रश्नों में भी मदद करेंगे। शिक्षक को जेंडर समानता हेतु किस प्रकार की केंद्रीय भूमिका में रहना चाहिए?
तो शिक्षक की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि वह ये सुनिश्चित करे कि लड़के लड़कियों दोनों की पहुंच गणित तक समान रूप से हो। शिक्षक को ऐसे कायदे कानून स्थापित करने में केंद्रीय भूमिका निभानी पड़ेगी ताकि कक्षा में गुणवत्तापूर्ण संवाद हो पाए। तभी छात्र छात्राओं को बोलने व पूछने तथा अपनी सामाजिक बाधाओं से उबरने में मदद मिल सकेगी। तो शिक्षक की भी जेंडर समानता को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वह लड़कों लड़कियों दोनों की पहुंच गणित तक समान रूप से बनाए, कायदे कानून ऐसे स्थापित करे जिसमें भेदभाव न हो। अगला प्रश्न देखिए, गणित सबके लिए के विचार से संबंधित प्रमुख चुनौतियों को दूर करने के कौन कौन से विचार महत्वपूर्ण हैं। तो देखिए, गणित सबके लिए के विचार से संबंधित प्रमुख चुनौतियों को दूर करने में ये कारक महत्वपूर्ण है, जैसे शिक्षकों का संवेदनशील होना। दूसरा, गणित को सिखाने के लिए अर्थपूर्ण संदर्भों की ज़रूरत है। पहले शिक्षक एक्टिव होगा, फिर गणित सिखाने में अर्थपूर्ण संदर्भों की आवश्यकता है। फिर गणित शिक्षण के लिए बेहतर तरीकों की ज़रूरत होगी, गणित सिखाने के लिए बेहतर तरीकों का इस्तेमाल करना। फिर शिक्षक को स्वायत्तता की ज़रूरत होगी, स्वतंत्रता की ज़रूरत होगी। सुनने में अक्षम बच्चों को गणित सिखाने में क्या उपयोगी होता है। सुनने में अक्षम बच्चों को गणित सिखाने में ओरिगमी बहुत उपयोगी होता है। अगला प्रश्न, अपगणन विकार डिस्कैलकुलिया किसे कहते हैं। तो कक्षा में शिक्षार्थी अपने साथ विभिन्न तरह की क्षमताएं लेकर आते हैं। उनमें से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी क्षमता शारीरिक या संज्ञानात्मक रूप से अलग नहीं होती, लेकिन वे गणित के साथ अपना तालमेल नहीं बिठा पाते। इस विशेष अक्षमता का अपगणन विकार या डिस्कैलकुलिया कहते हैं। ये बाकी सभी विषयों में तो अच्छे होते हैं, लेकिन गणित के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते हैं। इस विशेष क्षमता को अपगणन विकार अर्थात डिस्कैलकुलिया कहते हैं। दोस्तों, डिस्कैलकुलिया अपगणन विकार से ग्रसित बच्चों की मदद कैसे की जा सकती है। तो इसका उत्तर देखिएगा कि डिस्कैलकुलिया से ग्रस्त बच्चों की मदद किस प्रकार की जाए। तो डिस्कैलकुलिया से ग्रसित ऐसे बच्चों के लिए रंगों का उपयोग किया जाए, रंगों का कलरफुल उपयोग हो। फिर देखिए कि कलर कोडिंग करके गणित के एक चिन्ह के लिए एक विशेष रंग का प्रयोग किया जाए, जैसे कि ऋण चिन्ह के लिए लाल रंग का प्रयोग करना या किसी अन्य रंग में लिखा जाए। जहाँ शाब्दिक समस्या है वहाँ रंगीन हाइलाइट्स का प्रयोग करना। ऐसे बच्चों को ये बार बार सिखाना होगा कि निकाल लिया जाए या अर्थ घटाना होता है या मिला दिया जाए का अर्थ जोड़ना होता है। समस्याओं को विभिन्न प्रकारों से प्रस्तुत करके अपगणन विकार से डिस्कैलकुलिया से ग्रसित बच्चों की मदद की जा सकती है। अगला प्रश्न देखिए, 13वां, सीखने में अक्षम छोटे बच्चों को कौन कौन सी दिक्कतें आती हैं। सीखने में अक्षम छोटे बच्चों को निम्न दिक्कतें आती हैं, जैसे संख्याओं का अर्थ जानने में, संख्या बोध में, विभिन्न आकार हैं, प्रकार हैं, रंगों की चीज़ों को वर्गीकृत करने में कठिनाई, समूह है पैटर्न को पहचानने में कठिनाई, छोटी बड़ी या लंबी छोटी जैसी अवधारणाओं का इस्तेमाल करने हेतु चीज़ों की तुलना करने और उन्हें एक दूसरे से अलग करने में कठिनाई है। इन बच्चों के लिए गणना सीखने, संख्या पहचानने और मात्रा से संख्या को मिलाने में भी दिक्कत आती है। तो ये सीखने में अक्षम बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए ये दिक्कतें आती है। तो अगला प्रश्न देखिए कि कक्षा में प्रवेश के संबंध में RTE अधिनियम में किस तथ्य को अनिवार्य किया गया है। दोस्तों, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। आपके ऊपर वाला भी अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन इससे मैं और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट देना चाहता हूँ। RTE अधिनियम के आने के साथ ये अनिवार्य हो गया कि बच्चे को उसकी उम्र के अनुरूप उचित कक्षा में प्रवेश मिलना चाहिए, चाहे उसके सीखने का स्तर कुछ भी हो या इस दौरान किसी समय वे बच्चे स्कूल छोड़ भी चुके हो। उन्हें अपनी उम्र के हिसाब से कक्षा में प्रवेश देना है, उनके लेवल को नहीं चेक करना है। RTE अधिनियम ये व्यवस्था करता है कि कक्षा 8 तक बच्चे को अच्छे से अध्ययन करवाया जाए, अच्छे से उनको पढ़ाया जाए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा के दौरान। तो ये अपने 4th इकाई के प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। चलते हैं अगले 5वीं इकाई की तरफ बढ़ते हैं। आपके लिए मैं वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं, तो दोस्तों इसको लाइक कर दें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लिए। अब चलते हैं 5वीं यूनिट की तरफ। 5वीं यूनिट अपने हैं कि गणित शिक्षण का लक्ष्य तथा उद्देश्य, अर्थात 5वीं का नाम है पाठ्यचर्या और मूल्यांकन। क्या नाम है दोस्तों? पाठ्यचर्या तथा मूल्यांकन।
अब इसका टॉपिक इसके अंदर कौन कौन से हैं देख लेते हैं। गणित शिक्षण के लक्ष्य और उद्देश्य क्या है। एनसीएफ 2005 तथा गणित का आधार पत्र आरटीई 2009 के परिप्रेक्ष्य में गणित शिक्षण के लक्ष्य तथा उद्देश्य। अगला टॉपिक है प्राथमिक कक्षाओं हेतु गणित पाठ्यचर्या के महत्वपूर्ण तत्व। प्राथमिक कक्षाओं में गणित शिक्षण हेतु पाठ्यचर्या तथा इसके तत्व देखते हैं। फिर मूल्यांकन है अंतिम बिंदु। पाठ्यचर्या और मूल्यांकन इस चैप्टर में महत्वपूर्ण है। मूल्यांकन के उद्देश्य बच्चों के सीखने की प्रक्रियाओं का मूल्यांकन करना। उद्देश्य तथा तरीके प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाए जाने वाले गणित के संदर्भ में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या है। CCT दोस्तों, CCT नहीं CCE कंटिन्यू कॉम्प्रिहेंसिव एंड इवैल्यूएशन। CCE का पूरा नाम सतत व्यापक विकास है। सतत व्यापक मूल्यांकन दोस्तों, सतत व्यापक मूल्यांकन CCE का पूरा नाम है। चलिए पहले प्रश्न का और रुख करते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न है कि मूल्यांकन में किन पक्षों से संबंधित सूचना प्राप्त होती है। तो मूल्यांकन में आपके परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों ही संबंधों में सूचना प्राप्त होती है। तो ऑप्शन से सही हो जाएगा। मापन से ये पता चलता है कि वस्तु है और मूल्यांकन ये बताता है कि वस्तु है। मापन से क्या पता चलता है और मूल्यांकन से क्या पता चलता है ये बताइएगा दोस्तों। इसमें मापक से पता चलता है कि वस्तु कितनी है, जबकि मूल्यांकन से पता चलता है कितनी अच्छी है। तो ऑप्शन बे हो जाएगा सही उत्तर। मापक तो ये मापता है कि वस्तु कितनी है, जबकि मूल्यांकन ये बताता है कि कितनी अच्छी वस्तु है। तो दूसरे में ऑप्शन बे हो जाएगा। गणित में मापन के स्तर होते हैं। गणित में मापन के स्तर होते हैं दोस्तों, बताइएगा कि गणित में मापन के स्तर होते हैं शाब्दिक मापनी, क्रमिक मापनी, अंतराल मापनी, अनुपात मापनी। तो उपयुक्त सभी उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डे। अर्थात शाब्दिक मापनी, क्रमिक मापनी, अनुपाती मापनी ये तीनों ही आ जाते हैं अपने गणित के अंदर मापन के स्तर। अगला प्रश्न देखिए, वह मापनी जिसमें वस्तुओं, घटनाओं या विशेषताओं को अनेक उनके किसी निश्चित गुणों के आधार पर अलग अलग समूह में रखा जाता है, वह कौन सी मापन प्रणाली है। तो इसमें हो जाएगा शाब्दिक मापन। क्या हो जाएगा? शाब्दिक मापन, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न, मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है। परिभाषा दी है। मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है। ये परिभाषा किसने दी दोस्तों? ये परिभाषा दी थी गुड्स ने। मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सही ढंग से किसी भी वस्तु का मापन किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, गणित शिक्षण में मूल्यांकन किया जाना चाहिए। किन का मूल्यांकन किया जाना चाहिए गणित शिक्षण में? सीखने के अनुभव प्रदान करते समय करना चाहिए, उद्देश्यों का स्पष्टीकरण करते समय करना चाहिए, अधिगम अनुभव प्रदान करने के बाद करना चाहिए। उद्देश्यों का स्पष्टीकरण करते समय मूल्यांकन करना, सीखने के अनुभव प्रदान करते समय मूल्यांकन करना और अधिगम अनुभव प्रदान करने के बाद भी मूल्यांकन करना। तो छठे में हो जाएगा आपके दे सही उत्तर। अगले प्रश्न को देखिए, मूल्यांकन का निकटतम संबंध किन से है? तो मूल्यांकन का निकटतम संबंध दोस्तों उद्देश्यों से है। आपके विषय वस्तु का क्या उद्देश्य है, उद्देश्य को प्राप्त किया कि नहीं किया, कितना किया, कैसे किया, यह मूल्यांकन का निकटतम संबंध उद्देश्यों से है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली मुख्य रूप से किस पक्षीय उद्देश्य का मूल्यांकन करती है? कौन से पक्ष का मूल्यांकन करती है वर्तमान की परीक्षा प्रणाली दोस्तों? तो वर्तमान की परीक्षा प्रणाली में ज्ञानात्मक पक्ष का मूल्यांकन अधिक तौर पर बल दिया जाता है, जबकि हमें मनोशारीरिक और भावात्मक पर भी बल देना चाहिए। लेकिन वर्तमान परीक्षा प्रणाली केवल ज्ञानात्मक पक्ष पर ज़्यादा फोकस कर रही है मूल्यांकन करने के लिए। अब अगला है कि सर्वाधिक प्रयोग में लाए जाने वाले और उपयोगी वस्तुनिष्ठ पद होते हैं। सर्वाधिक प्रयोग में लाए जाने वाले और उपयोगी वस्तुनिष्ठ पद कौन से होते हैं दोस्तों? 9वें में उत्तर हो जाएगा आपके बहुविकल्पी पद से। सर्वाधिक प्रयोग में लाए जाने वाले उपयोगी वस्तुनिष्ठ पद हैं बहुविकल्पी। अगला प्रश्न देखिए कि वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? वस्तुनिष्ठ परीक्षा में महत्वपूर्ण विशेषता देखनी आपको वस्तुनिष्ठता होती है। वैधता, विश्वसनीयता और विभेदन क्षमता से भी बढ़कर इसमें वस्तुनिष्ठता होती है। अगला प्रश्न है कि अनुमान लगाने की सर्वाधिक संभावना होती है। अनुमान लगाने की सर्वाधिक संभावना बहुविकल्पीय प्रश्नों में होती है दोस्तों। बहुविकल्पीय प्रश्नों में अनुमान लगा पाने की सबसे ज़्यादा संभावना रहती है। अगला प्रश्न है कि निदानात्मक परीक्षण द्वारा क्या होता है? निदानात्मक परीक्षण द्वारा केवल होशियार विद्यार्थियों की गलतियों का ज्ञान होता है, केवल मंदबुद्धि विद्यार्थियों की कमजोरी का ज्ञान होता है,
या सभी प्रकार के विद्यार्थियों की गलतियों व कमजोरों का ज्ञान होता है, या किसी भी विद्यार्थी का ज्ञान नहीं होता। तो 12वें में आपके उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर से। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर से उत्तर हो जाएगा, अर्थात सभी प्रकार के विद्यार्थियों की गलतियों व कमजोरी का ज्ञान होता है निदानात्मक परीक्षण के दौरान। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि गणित में वैज्ञानिक परीक्षण बनाते समय अध्यापक को क्या करना चाहिए। गणित में वैज्ञानिक परीक्षण बनाते समय अध्यापक को चाहिए कि बालकों द्वारा की गई गलतियों का उपयोग करे, या सरल प्रश्नों को सम्मिलित करे, या नवीन पुस्तकों से प्रश्नों का चुनाव करे, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 13वें का उत्तर हो जाएगा आपके प्रश्न में ऑप्शन ए, बालकों द्वारा की गई गलतियों का उपयोग करे। बालकों द्वारा की गई गलतियों का उपयोग करें, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा इसमें। अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। निदानात्मक परीक्षण के पश्चात मंदबुद्धि विद्यार्थियों हेतु आवश्यक हैं। मंदबुद्धि विद्यार्थियों के लिए निदानात्मक परीक्षण के बाद क्या आवश्यक हो जाता है दोस्तों? निदानात्मक के बाद उनका उपचारात्मक शिक्षण की भी आवश्यकता हो जाती है। निदानात्मक में ये देखते हैं हम कि उनका निदान कैसे किया जाए, क्या त्रुटियाँ रही, क्या गलतियाँ रही, तो उनके बाद उनका उपचार करना भी उतना ही जरूरी हो जाता है जितना निदानात्मक। उनकी गलतियों को सुधारने का भी उतना ही ज़्यादा महत्व होता है जितना निदानात्मक का। तो निदानात्मक के बाद मंदबुद्धि विद्यार्थियों के लिए उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न देखिए कि परीक्षा में विवेदनशीलता का गुण किन बच्चों में अंतर करता है। परीक्षा में विवेदनशीलता का गुण होशियार छात्रों में, कमजोर छात्रों में और औसत छात्रों में अंतर करने का काम करता है विवेदनशीलता। ऑप्शन डी उक्त सभी में सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एनसीईआरटी का फुल फॉर्म दोस्तों आ सकता है। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म है नेशनल करिकुलम ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। हिंदी में इसका पूरा नाम होता है राष्ट्रीय शिक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। तो दोस्तों एनसीईआरटी ने गणित शिक्षण के अंतर्गत कितने वैकल्पिक कौशलों के विकास को अपेक्षित माना है। तो एनसीईआरटी ने गणित शिक्षण के अंतर्गत कितने गणितीय कौशलों के विकास को अपेक्षित माना है। तो 16वें में ब हो जाएगा, 11 अपेक्षित कौशलों का विकास अनिवार्य माना है, अपेक्षित माना है। शिक्षा का अधिकार 2009 आरटीई राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार के लागू होने पर हर बच्चे को किस कक्षा तक शिक्षा प्राप्त करने का विधिक अधिकार प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों 17वें में आपके राइट उत्तर हो जाएगा, कक्षा 8 तक प्रत्येक बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने का विधिक अधिकार प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न देखिए जो मूल्यांकन से जुड़ा है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन अर्थात CCE कंटिन्यू एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन फुल फॉर्म है इसका सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, जो कि आपके एक पेपर में पूछा भी गया है पीछे। प्रक्रिया में प्राथमिक स्तर की प्रत्येक कक्षाओं में पाठ्यक्रम को कक्षावार एवं विषयवार कितने भागों में विभाजित किया जाता है। तो 18वें का सही उत्तर हो जाएगा, 2 भागों में विभाजित किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। CCE अर्थात सतत व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया में प्राथमिक स्तर की प्रत्येक कक्षा के पाठ्यक्रम को कक्षावार एवं विषयवार कितने भागों में विभाजित किया जाता है। तो उत्तर हो जाएगा 2। अगला प्रश्न देखिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE प्रक्रिया में पाठ्यक्रम के विभाजन के अनुसार प्रत्येक शिक्षण सत्र को कितने टर्म में विभाजित किया जाता है, कितने टर्म में विभाजित किया जाता है। तो 19वें का उत्तर होगा 2 में, अर्थात 5-5 माह के टर्म में 2 भागों में पाठ्यक्रम का विभाजन कर दिया जाता है। प्रत्येक शिक्षण सत्र को अलग अलग 2 भागों में 5-5 माह के। नैदानिक परख की आवश्यकता क्यों होती है। अगला प्रश्न है कि नैदानिक परख की आवश्यकता क्यों होती है। तो 20वें का उत्तर देखिए दोस्तों, नैदानिक पक्ष की आवश्यकता इसलिए होती है परख की, ताकि छात्रों की कमजोरी दूर करने के लिए हमें कुछ पॉइंट मिले, कुछ बिंदु मिले। तो छात्रों की कमजोरी दूर करने के लिए नैदानिक परख की आवश्यकता पड़ती है। अगला प्रश्न है, जब किसी परीक्षा में बार बार अंकन करने पर कोई अंतर नहीं होता तो वे परीक्षा कौन सी परीक्षा कहलाती है दोस्तों। जब किसी परीक्षा में बार बार अंकन करने पर भी कोई अंतर नहीं आता तो वह परीक्षा कैसी परीक्षा कहलाएगी। तो दोस्तों वह परीक्षा होगी आपकी विश्वसनीय परीक्षा,
जिसमें आप कितने भी बार रीचेक कर लो, कितनी भी बार अंकन कर लो, कोई भी अंतर नहीं आएगा, तो वह परीक्षा विश्वसनीय परीक्षा की श्रेणी में आती है। अगला प्रश्न देखिए कि जिस प्रक्रिया में ये पता लगाया जाता है कि बालक गणित के किस क्षेत्र में कमजोर है, अर्थात जिस प्रक्रिया द्वारा ये पता लगाया जाता है कि बालक गणित के किस क्षेत्र में कमजोर है, वह क्रिया क्या कहलाती है दोस्तों। 22वें में आपका सही उत्तर हो जाएगा से, अर्थात निदानात्मक कार्य के दौरान ये पता लगाया जाता है कि बालक गणित के किस क्षेत्र में कमजोर है, वह क्रिया है निदानात्मक कार्य। ऑप्शन से सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप से किस विद्वान द्वारा प्रदर्शित किया गया, तो 23वें में उत्तर हो जाएगा डॉक्टर ब्लूम। क्या दोस्तों, डॉक्टर ब्लूम ने मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप से प्रदर्शित किया। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है किस गुण के कारण परीक्षा में शुद्धता रहती है। परीक्षा में शुद्धता रहने का कौन सा गुण है, तो परीक्षा में हमें वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, विभेदीकारिता रखनी चाहिए, जिसके कारण परीक्षा में शुद्धता आती है। तो ऑप्शन दे उपयुक्त सभी उत्तर हो जाएगा इसका। गणित शिक्षण में मूल्यांकन के प्रमुख कार्य क्या क्या हैं, तो देखिए गणित शिक्षण में मूल्यांकन के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं, तो 25वें में आपके सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बे। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बे, उपचार, प्रगतिपरक और शिक्षण में सुधार। गणित शिक्षण के मूल्यांकन के प्रमुख कार्य हो जाएंगे उपचार, प्रगतिपरक और शिक्षण में सुधार। अगला प्रश्न देखिए, जब किसी प्रश्न का उत्तर प्रत्येक बालक द्वारा सही दे दिया जाता तो वह प्रश्न है, तो वह प्रश्न कैसा है दोस्तों, तो वह प्रश्न आपके विभेदकारी नहीं है। वह प्रश्न विभेदकारी नहीं है अगर प्रत्येक बालक द्वारा उसका सही उत्तर दे दिया जाता है तो। अगला प्रश्न है, व्यक्ति के सामाजिक विकास व्यवहार का मूल्यांकन करने का उपकरण क्या है। व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार का मूल्यांकन करने का उपकरण क्या है, तो इसका उपकरण ऑप्शन बे हो जाएगा समाज मिति। अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए, नजर डालिए कि छात्र द्वारा प्रस्तुत हल में सही निकाला गया उत्तर। छात्र द्वारा प्रस्तुत हल में सही उत्तर निकाला गया, परंतु छात्र ने हल में प्रयुक्त गणितीय संकेतों का सही प्रयोग नहीं किया। इस कमी का प्रमुख कारण क्या हो सकता है, तो इसमें होगा नैदानिक परीक्षणों का अभाव। निदान के परीक्षणों का अभाव रहा वहाँ पर। छात्र ने भले ही प्रश्न का उत्तर सही निकाल लिया, लेकिन गणितीय संकेतों का सही प्रयोग नहीं किया, तो इसका मतलब है वहाँ नैदानिक परीक्षणों का अभाव है दोस्तों। क्या है, नैदानिक परीक्षणों का अभाव है। चलिए दोस्तों, जानते हैं RTE एक्ट 2009 में बच्चों को कौन सा संवैधानिक अधिकार प्राप्त हुआ। तो RTE एक्ट 2009 में बच्चों को ये संवैधानिक अधिकार प्राप्त हुआ कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे कक्षा 8 तक शिक्षा प्राप्त करने, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का संवैधानिक अधिकार रखते हैं। अगला प्रश्न कि NCF 2005 के अनुसार गणित शिक्षण के मुख्य लक्ष्य क्या थे। तो NCF 2005 के अनुसार गणित के दो मुख्य लक्ष्य निर्धारित किए गए। गणित के दो मुख्य निर्धारित किए गए लक्ष्य NCF 2005 के अंतर्गत गणित का प्रक्रियात्मक ज्ञान प्रदान करना। पहला क्या है, गणित का प्रक्रियात्मक ज्ञान प्रदान करना। दूसरा, सोच की प्रक्रिया का गणितीयकरण करना। अगला है कि पाठ्यचर्या के निर्धारण का आधार क्या होना चाहिए। तो पाठ्यचर्या के निर्धारण का आधार क्या होना चाहिए, तो पाठ्यचर्या के निर्धारण का आधार गणित के मुख्य तत्वों, गणित शिक्षा के लक्ष्यों और उद्देश्यों तथा सभी बच्चों के सोच का गणितीकरण करने तथा उनकी ज़रूरतों को पूरा करने वाला होना चाहिए। पाठ्यचर्या के निर्धारण का आधार गणित के मुख्य तत्वों, गणित शिक्षा के लक्ष्यों और उद्देश्यों तक सभी बच्चों के सोच को गणितीकरण करने तथा उनकी ज़रूरतों को पूरा करने वाला होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए कि हमारी शिक्षा व्यवस्था के दो महत्वपूर्ण लक्ष्य बताइए। हमारी शिक्षा व्यवस्था के दो महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं शिक्षा का सार्वभौमिकरण और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। हमारी शिक्षा व्यवस्था के दो लक्ष्य हैं कि शिक्षा का सार्वभौमिकरण, सभी को शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए और शिक्षा कैसी होनी चाहिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि मूल्यांकन के आयाम कौन कौन से हैं। तो मूल्यांकन का आयाम है, मूल्यांकन के उद्देश्य, क्षेत्र, अवधि,
प्रक्रिया क्या होगी? प्रक्रिया में विद्यार्थी की सहभागिता तथा परिणाम का संप्रेषण। मूल्यांकन के आयाम हैं ये: उद्देश्य, क्षेत्र, अवधि, प्रक्रिया और प्रक्रिया में विद्यार्थी की सहभागिता तथा परिणाम का संप्रेषण करना। अगला प्रश्न देखिए, मूल्यांकन के परिणाम का संप्रेषण क्यों आवश्यक है? अध्यापक द्वारा परिणाम को उचित समय व उचित रूप से रिकॉर्ड करके विद्यार्थियों, अभिभावकों व अन्य संबंधितों को संप्रेषित किया जाना चाहिए ताकि उनका फीडबैक प्राप्त करना चाहिए, ताकि सभी संबंधित विद्यार्थियों की प्रगति का ज्ञान हो सके। अर्थात मूल्यांकन करने के बाद उसका परिणाम क्या निकला, ये हम उन्हें विद्यार्थियों के अभिभावकों को सभी को बताएं, ताकि उन्हें पता चले उनकी प्रगति कितनी हो सकी है, कितनी मेहनत और करनी है, किस प्रकार हमें बढ़ना है आगे देखिए, NCF 2005 के अनुसार मूल्यांकन प्रक्रिया में मुख्यतः किन बातों के संबंध में निर्णय किया गया? तो NCF 2005 के अनुसार मूल्यांकन प्रक्रिया में मुख्यतः निम्न बातों के ऊपर ध्यान दिया गया: शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है और उद्देश्य प्राप्त करने की विधि प्रविधि कितनी प्रभावी रही। अगला है, अधिगम अनुभव कितने अनुभवी प्रभावी उत्पादक रहे। निम्न 3 बातों के संबंध में निर्णय किया गया। अर्थात NCF 2005 में मूल्यांकन प्रक्रिया के संबंध में इन बातों में निर्णय किया जाता है कि शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई, उद्देश्य प्राप्त करने की विधि कितनी प्रभावी रही और अधिगम अनुभव कितने प्रभावी उत्पादक रहे। तो अगले प्रश्न को देखिए, NCF 2005 क्या दोस्तों? NCF 2005 हमें देखना है NCF 2005 के निर्देशानुसार प्राथमिक कक्षाओं में गणित शिक्षण कैसा होना चाहिए? तो देखिए इसका उत्तर, NCF 2005 के निर्देशानुसार प्राथमिक कक्षाओं में गणित शिक्षण ऐसा होना चाहिए जिसमें सभी बच्चे आनंददायक रूप से महत्वपूर्ण व सार्थक गणित सीखने और उनमें गणितीय सोच, मनोवृत्ति अर्थात सोच का गणितीकरण करने पर बल दिया जाए। अर्थात NCF 2005 के निर्देश अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में गणित शिक्षण ऐसा होना चाहिए जिसमें सभी बच्चे रुचि ले, खुश हो, आनंददायक रूप से महत्वपूर्ण व सार्थक गणित सीखें और उनमें गणितीय सोच, मनोवृत्ति अर्थात सोच का गणितीकरण करने पर बल दिया जाए। अगला प्रश्न देखिएगा, तो 9वां प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण किस माध्यम से कराने की आवश्यकता है? तो इसमें खेल, पहेलियाँ, कहानियाँ और मनोरंजक क्रियात्मकों से हमें प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण करवाना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, NCF 2005 के अनुसार गणित विषय का परिचय किस प्रकार से कराना चाहिए? तो NCF 2005 के अनुसार आवश्यक है कि गणित विषय का विद्यालय में इस ढंग से परिचय कराया जाए जिससे बच्चे जिज्ञासापूर्ण ढंग से रुचिपूर्वक गणितीय संरचनाओं के बारे में जानकारी एकत्र करें, उनके छानबीन करने के तरीके खोजें, गलतियां करने और स्वयं से नए प्रश्न करने और नए उत्तर तलाशने का सतत प्रयास करें। अगले प्रश्न की तरफ बढ़िएगा, देखिएगा कि अगला प्रश्न किस प्रकार है। मित्रों, अगला प्रश्न है आपके कि NCF 2005 में बच्चों के गणितीय शिक्षण के संदर्भ में क्या क्या अनुशंसा की गई? तो NCF 2005 में बच्चों के गणित शिक्षण के संदर्भ में निम्न अनुशंसा की गई कि प्रत्येक बच्चे आनंदपूर्वक गणित की अवधारणाओं को आत्मसात करे और यांत्रिक रूप से गणित न सीखकर सक्रिय रूप से समस्या समाधान की प्रक्रिया में भाग लेकर गणितीय गतिविधियाँ प्रक्रियाओं को समझे व आत्मसात करे। अगली अनुशंसा है, बच्चे विभिन्न गणितीय परिणामों के आपसी संबंध को देखें, समझे और संप्रेषण करें। अगली अनुशंसा है कि गणित के बुनियादी ढांचे को समझे, अर्थात इसमें आनंदपूर्वक गणित की अवधारणा को आत्मसात करना, यांत्रिक की बजाय सक्रिय रूप से समस्या समाधान की प्रक्रिया में भाग लेना और गणितीय प्रक्रिया को समझना। और थर्ड है, बच्चे विभिन्न गणितीय परिणामों के आपसी संबंध को देखें, समझें तथा संप्रेषण करें। और फोर्थ है, गणित के बुनियादी ढांचे को समझे। अगला देखिए, हम समझते हैं सतत व्यापक मूल्यांकन के बारे में। दोस्तों, अब देखते हैं कि सतत मूल्यांकन का आशय क्या है। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ ऐसे ही वीडियो पाने के लिए।
सतत मूल्यांकन का आशय है कक्षा शिक्षण और मूल्यांकन दोनों से है, जो साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है। यह शिक्षण के दौरान सतत अवलोकनों और उन पर आधारित है तथा शिक्षण योजना में निरंतर परिवर्तन की प्रक्रिया है। अगला प्रश्न देखिए, सतत और व्यापक मूल्यांकन में कौन कौन से पद सम्मिलित हैं? तो सतत और व्यापक मूल्यांकन में कौन कौन से पद सम्मिलित हैं? तो सतत और व्यापक मूल्यांकन में सततता, व्यापकता, आकलन और मूल्यांकन। दोस्तों, व्यापकता, आकलन और मूल्यांकन शामिल हैं इनमें। सततता, व्यापकता, आकलन, मूल्यांकन। देखिए अगला प्रश्न, पोर्टफोलियो क्या है? पोर्टफोलियो क्या है आपको बता देना चाहता हूँ कि पोर्टफोलियो समय की निश्चित अवधि में विद्यार्थी द्वारा किए गए कार्यों का संग्रह है। इसमें रोजमर्रा के काम होते हैं या शिक्षार्थी के कार्य के महत्वपूर्ण नमूने भी हो सकते हैं। अगला 15वां प्रश्न है, मूल्यांकन प्रक्रिया में आकलन से क्या अर्थ है? तो मूल्यांकन प्रक्रिया में आकलन से क्या अभिप्राय हैं दोस्तों? ये मूल्यांकन प्रक्रिया का हिस्सा है, वह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आकलन छोटे छोटे उद्देश्यों के लिए किया जाता है। आकलन के कार्य करने की प्रक्रिया में निरंतर सुधार किया जाता है। अगला प्रश्न है, रचनात्मक आकलन क्या है? रचनात्मक आकलन बच्चों के कार्यों का निरंतर अवलोकन करना और उसे दर्ज करते हुए उनके कार्यों का मूल्यांकन करने का तरीका रचनात्मक आकलन कहलाता है। ये प्रत्येक 2 माह में एक बार किया जाता है। रचनात्मक आकलन क्या है? बच्चों के कार्यों का निरंतर अवलोकन करना और उसे दर्ज करते हुए उनके कार्य का मूल्यांकन करने का तरीका रचनात्मक आकलन कहलाता है। ये प्रत्येक 2 माह में एक बार किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि चेकलिस्ट क्या है दोस्तों? चेकलिस्ट के बारे में बताते हैं। चेकलिस्ट के बारे में जानते हैं हम। तो चेकलिस्ट ये बच्चे के किसी खास व्यवहार या क्रिया के बारे में सुव्यवस्थित तरीके से दर्ज की गई सूचनाओं का प्रपत्र चेकलिस्ट कहलाता है। चेकलिस्ट ये बच्चे के किसी खास व्यवहार या क्रिया के बारे में सुव्यवस्थित तरीके से दर्ज की गई सूचनाओं का प्रपत्र है। अगला है कि योगात्मक आकलन किसे कहते हैं? एक निश्चित अवधि में बच्चों द्वारा सीखे गए समस्त पाठ्यक्रम का आकलन योगात्मक आकलन कहलाता है दोस्तों। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अपन। अगला 19वां प्रश्न है कि बच्चों के बारे में सूचना एकत्रित करने के स्रोत क्या क्या हो सकते हैं? तो बच्चों के बारे में जानकारी एकत्र करने के स्रोत है माता पिता से प्राप्त सूचनाएं, सहपाठी, दूसरे शिक्षक, समुदाय के लोग। अर्थात हम बच्चों के माता पिताओं से, बच्चों के साथ पढ़ने वाले सहपाठियों से, विद्यालय के अन्य शिक्षकों से और समुदाय के लोगों से बच्चे के बारे में सूचनाएं एकत्र कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि आकलन का मूल्यांकन का स्वरूप कैसा होना चाहिए? आकलन का मूल्यांकन का स्वरूप किस प्रकार होना चाहिए? तो आकलन मूल्यांकन का स्वरूप भी ऐसा ही हो जिसके प्रत्येक बालक को सहज व समान विकास के अवसर मिल सके, बालक को किसी प्रकार की ठेस न पहुँचे आदि सभी तथ्यों के मद्देनज़र हमें आकलन मूल्यांकन का क्षेत्र व प्रकार सुनिश्चित करना होगा, ताकि क्योंकि बालक सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, इसलिए बालक को बिना ठेस पहुँचे समान विकास के अवसर मिले, ऐसी हमारी आकलन और मूल्यांकन की योजना होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य बताइए। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य है विद्यार्थियों को सीखने सिखाने, ज्ञान की संरचना करने, अवधारणाओं तथा विधियों की समझ बनाने वे अपने तरीके से उपयोग करके अपने अधिगम अनुभव को प्रभावी व स्थायी बनाना है। सतत व व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य विद्यार्थियों को सीखने सिखाने, ज्ञान की संरचना करने, अवधारणाओं तथा विधियों की समझ बनाने वे अपने तरीके से उपयोग करके अपने अधिगम अनुभव को प्रभावी व स्थायी बनाना है। अगला प्रश्न देखिए कि NCF 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का लक्ष्य सोच का गणितीकरण करने से क्या तात्पर्य है? NCF 2005 में गणित का एक लक्ष्य बताया गया कि विद्यार्थियों की सोच का गणितीकरण करना है। तो इसका अर्थ क्या है? देखिए कि सोच का गणितीकरण का अर्थ है दुनिया के बारे में गणित की भाषा में सोचना, समझना व संप्रेषण करना।
अर्थात गणितीय सोच विशिष्ट रूप से तार्किक सोच है जो अमूर्त राशियों और अवधारणाओं के साथ काम करने की योग्यता और समस्याओं के हल का रास्ता बनाती है। सोच का गणितीकरण का अर्थ है दुनिया के बारे में गणित की भाषा में सोचना, समझना व संप्रेषण करना। गणितीय सोच विशिष्ट रूप से तार्किक सोच है जो अमूर्त राशियों और अवधारणाओं के साथ काम करने की योग्यता और समस्याओं के हल का रास्ता बनाती है। अगला प्रश्न देखिएगा कि प्राथमिक स्तर पर किन तथ्यों को ध्यान में रखकर पाठ्यचर्या का निर्धारण किया जाना आवश्यक है। तो प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षा के संकीर्ण लक्ष्य, दोस्तों क्या संकीर्ण लक्ष्य अर्थात प्रक्रियात्मक पक्षों एवं उच्च लक्ष्यों गणितीकरण को ध्यान में रखकर वर्तमान चुनौतियों, विद्यार्थियों की सामाजिक और व्यक्तिगत आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर गणित पाठ्यचर्या का निर्धारण किया जाना चाहिए। अर्थात हमें संकीर्ण लक्ष्य, प्रक्रियात्मक पक्षों तथा उच्च लक्ष्यों को ध्यान में रखकर वर्तमान चुनौतियों, विद्यार्थी की सामाजिक व्यक्तिगत आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर गणित पाठ्यचर्या का निर्धारण किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, क्या सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीखने सिखाने की प्रक्रिया है का अभिन्न है। CCE सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अंग है। तो इसका जवाब होगा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है तथा ये दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती है। इसका क्रम कुछ इस प्रकार होता है। पहले सीखना और सिखाना, क्या दोस्तों, सीखना और सिखाना, उसके बाद सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सीखना सिखाना, उसके पश्चात सतत व्यापक मूल्यांकन, फिर निदानात्मक परीक्षण प्रक्रिया के बाद उपचारात्मक परीक्षण योजना, फिर सुधारात्मक प्रक्रिया, फिर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो ये इस प्रकार सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का चक्र चलता है जिसमें पहले सिखाया जाता है, फिर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किया जाता है, फिर निदानात्मक परीक्षण, फिर उपचारात्मक परीक्षण योजना बनाई जाती है, फिर सुधारात्मक प्रक्रिया, फिर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो ये आज की महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी का पिटारा यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो बस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और इसी प्रकार सपोर्ट और आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्रति प्यार बनाए रखें। आपका वीडियो देखने के लिए हार्दिक आभार तहे दिल से कि आप ऊंचाइयों को अपने जीवन में ऊंचाइयों को छुए और सफल होवे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एक बार फिर से।